व्हाट्स अप गाइस, साइनिंग इन। और यार 2 दिन की छुट्टी के बाद फाइनली तुम्हारा भाई इज बैक इन द बिजनेस। एंड यार देखो, मुझे ऐसे तुमसे झूठ बोलने से अच्छा नहीं लगता है। ऐसे कहने को मैं कह सकता हूँ कि मैं अपनी बंदी के साथ खंडाला गया, बट नहीं यार, तुम्हें पता है मैं तुमसे झूठ नहीं बोलता, लोनावला गया था। यार स्वागत है तुम्हारा डेली फुटबॉल न्यूज के एक और नए ताजा तरीन एपिसोड में। एंड यार आज भी मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत लंबी एंड तगड़ी लिस्ट है न्यूज की, फुटबॉल वर्ल्ड की। तो यार सीट की पेटी बांधो एंड शुरू करते हैं भाई आज की मजदूरी बिना किसी देरी के। खैर यार आज की शुरुआत सबसे पहले इंडियन फुटबॉल से ही कर लेते हैं, बिकॉज वाई नॉट, अपनी सरजमी की बात सबसे पहले करनी चाहिए। एंड तुम्हें ऑलरेडी पता है कि आज इंडिया का इनॉग्रल मैच है इन दी मर्देका कप 2023 अगेंस्ट मलेशिया। द थिंग इज, इंडिया और मलेशिया का आज मैच है, 2 या 4 बजे से शुरू होने वाला है। मुझे एग्जैक्ट अभी टाइम नहीं याद है, बट 2 या 4 बजे से शुरू होने वाला है। एंड द थिंग इज, इंडिया और मर्देका कप का 36 का आंकड़ा रहा है भाई शुरू से ही। तुम्हें याद होगा कि इंडिया का मर्देगा कप में रिकॉर्ड बहुत अजीब सा ही रहा है, बहुत हिला हुआ रहा है। कभी हम लोग रहते हैं तो बहुत टॉप पर रहते हैं, कभी हम लोग रहते हैं तो बिल्कुल ही डाउन टू अर्थ, बिल्कुल ही बॉटम में चले जाते हैं, धरती के नीचे घुस जाते हैं। इंडिया का मर्देगा कप के साथ थोड़ा सा हिला हुआ हिसाब रहा है। एंड तुम्हें मैं अभी तक अगर कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ रहे होगे तो तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ 1971 मर्देगा कप की, जब इंडिया ने अपने रिकॉर्ड सबसे तगड़ा लॉस रिकॉर्ड करा था अगेंस्ट बर्मा, जो कि आज की प्रेजेंट म्यांमार है। 9-1 की लॉस थी, इंडिया बर्मा से हारी थी 1971 में। एंड यार ऑल हेल ब्रोक लूज बिकॉज मर्देका कप इंडिया के लिए वन ऑफ द, तुम कह सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट कप्स कॉम्पिटिशंस में से एक है। एंड मर्देका कप में अगेंस्ट बर्मा हार जाना है, एंड उस समय म्यांमार एशिया में बहुत तगड़ी टीम मानी जाती थी। एंड म्यांमार के अगेंस्ट हारना, इंडिया के अगेंस्ट क्वेश्चंस उठने लगे। एंड तब की जो मेन यूनियन जो चलती थी उस समय, स्पोर्ट्स की यूनियन थी जिसको तुम आज इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के नाम से जानते हो, उन्होंने डायरेक्ट लेटर लिखा था तब के हमारे इंडियन मैनेजर एन वित्तल को कि आप पर्सनली डिटेल्स दीजिए क्यों इंडिया हारी है। एंड तब की हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने भी एन वित्तल को पर्सनली क्वेश्चन करा था कि आपने क्यों बर्मा के अगेंस्ट आप हारे और क्यों इंडियन टीम की इतनी बुरी परफॉर्मेंस रही थी। खैर सिर्फ डाउन परफॉर्मेंस ही नहीं रही है इंडिया की, और हिस्ट्री में बहुत तगड़ी परफॉर्मेंसेस भी रही हैं। लाइक 1942 की बात कर सकते हो, इंडिया जब मलेशिया से जीती थी, बहुत तगड़े तरीके से जीती थी, हमने रिकॉर्ड 8-2 की विक्ट्री उस समय दर्ज करी थी मलेशिया के अगेंस्ट उस समय में। तो यार तुम कह सकते हो इंडिया का मर्देका कप में बहुत ठंडा गर्म वाला हिसाब रहता है। खैर आई एम एक्साइटेड फॉर दिस मैच, मुझे तुम्हारा नहीं पता, तुम कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बता सकते हो। खैर यार इसी साथ आते हैं अपने अगले अपडेट पर, जो कि हमारे लुइस सुआरेज भैया को लेकर। एंड तुम्हें ऑलरेडी ऐसी न्यूज सुनने को मिल रही होगी कि लुइस सुआरेज इंटर मायामी ज्वाइन कर सकते हैं, अभी ऐसे स्पेकुलेशंस लगाए जा रहे हैं। एंड ये सब स्पेकुलेशंस पिछले, तुम कह सकते हो, पिछले 3-4 महीने से ही चल रहे हैं, जब से लुइस सुआरेज के ने सुना कि भाई हमारे मेसी भैया इंटर मायामी ज्वाइन कर चुके हैं, उनकी भी थोड़ी सी तड़प मची इंटर मायामी को ज्वाइन करने की। एंड तुम्हें ऑलरेडी पता है क्या ग्रेमियो के साथ कहानी चल रही है। जो ग्रेमियो के मैनेजर हैं गाउचो, उन्होंने वो बताया कि भाई जब तक ग्रेमियो का सीजन एंड नहीं हो जाता लुइस सुआरेज छोड़कर नहीं जा सकता है। एंड अब जहां पे हम लोग खड़े हैं, ग्रेमियो का सीजन लगभग एंड हो चुका है, एंड वैसे में लुइस सुआरेज इज कंप्लीटली फ्री राइट नाउ। तो इतना तो कंफर्म है कि लुइस सुआरेज, जो कि उन्होंने खुद ही बोला था कि इंटर मायामी को वो ज्वाइन कर सकते हैं, तो ऐसे में अब वेरी हाई चांसेस हैं कि इंटर मायामी को अगले 1-2 महीने में ज्वाइन करते हुए दिखेंगे हमारे लुइस सुआरेज भैया। मतलब तुम देख रहे हो इंटर मायामी का वही हिसाब चल रहा है कि भाई ये 2015 की बिल्कुल ही प्राइम लुइस एनरिके वाली बार्सिलोना बनाना चाह रहे। मतलब तुम सबको बटोर कर, अगर कुछ बंदे उसमें से अगर सच में अगर रिटायर नहीं करे होते अभी तक ना, तो उनको भी बटोर कर ले आते, पूरी एक टीम ही बना डालते इंटर मायामी की। सोचो भाई, ओल्ड स्कूल बारसा, न्यू स्कूल इंटर मायामी क्या तगड़े लेवल पे फाड़ रही होती है भाई पूरे यूएस कप कॉम्पिटिशंस में। एंड पूरी उनकी लीग है उसमें, मेजर लीग सॉकर में लग जाती भाई, मेजर लीग सॉकर में जितनी भी टीम थी अगेंस्ट। यार इसी साथ आते हैं अपने गिरेबान में झांकने के लिए, एंड रियल मैड्रिड पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करते हैं, बिकॉज रियल मैड्रिड ने 1-2 दिन में पिछले बहुत तगड़े डिसीजंस लिए रिगार्डिंग किलियन एम्बापे, रिगार्डिंग देयर 9 नंबर की जर्सी जो अभी तक
वेकेंट पड़ी हुई है। देखो सुनो, एक चीज तो तुम्हें कंफर्म माननी पड़ेगी कि रियल मैड्रिड के प्लान्स 2024 के लिए बहुत तगड़े तगड़े हैं, जिसमें तुम रीस जेम्स का नाम जोड़ सकते हो, बेंजामिन पवार्ड का कोई फिक्स नहीं है, बट अल्फोंसो डेविस का तुम नाम जोड़ सकते हो। ये 2-3 नाम है। एंड सबसे बड़ा जो नाम है 2024 में साइन करने के लिए, जो टारगेट है, प्राइम टारगेट है, वो है हमेशा की तरह किलियन एम्बापे। अब तुम्हें ऑलरेडी पता है कि किलियन एम्बापे का रियल मैड्रिड के साथ क्या हिसाब किताब चलते रहता है। किलियन एम्बापे आग लगाता है, रियल मैड्रिड उस आग में कूद जाती है, एंड पीएसजी उस आग पे फायर एक्सटिंग्विशर मार देती है। ये हमेशा का हिसाब रहा है, तुम्हें ऑलरेडी पता है। अब ऐसे में रियल मैड्रिड ने फाइनली डिसीजन ले लिया है कि भाई अगले साल तो किलियन एम्बापे के लिए हमारा जो ऑफर आने वाला है वो फुल फाइनल ब्लेटेंट लास्ट होगा, मतलब खत्म है। अगर अगले सीजन किलियन एम्बापे नहीं ज्वाइन करता है, देन किलियन एम्बापे के पीछे हम नहीं जाने वाले। रियल मैड्रिड ने ये चीज फाइनलाइज कर दी है। अब देखो, अब रियल मैड्रिड ने इसके साथ एक और चीज बोली है कि किलियन एम्बापे अगर अगले साल नहीं आता है, अगर वो आ गया तो ठीक है, नहीं आया देन 9 नंबर की जर्सी हमारी जो वेकेंट पड़ी हुई है उसके लिए हम लोग अपने 2 जो सबसे बड़े प्राइम कैंडिडेट्स हैं उन पर हाथ मारेंगे। सबसे पहला जो प्राइम कैंडिडेट है वो है अर्लिंग हालैंड, एंड दूसरा जो प्राइम कैंडिडेट है वो है विक्टर ओसिमेन। दोनों का कहानी तुम्हें ऑलरेडी पता है कि देखो, अर्लिंग हालैंड को अगर रियल मैड्रिड से ऑफर मिलेगी वो मैन सिटी को छोड़ेगा, बिकॉज उसने पहले ही कहा है कि मुझे यहां से अगर बेटर टीम में अपॉर्चुनिटी मिली मैं जाऊंगा। एंड अगर विक्टर ओसिमेन की बात करो, विक्टर ओसिमेन का नेपोली के साथ वैसे ही 36 का आंकड़ा चल रहा है। तो ऐसे में अब दोनों पर ही निगाहें रियल मैड्रिड की टिकी हुई है इन केस किलियन एम्बापे नहीं ज्वाइन करता है। बट अगर एम्बापे आ गया तो फिर इन सब की जरूरत ही नहीं है भाई। एम्बापे को 9 नंबर का स्ट्राइकर का साइन दो, भगाओ उसको 9 नंबर के उस रोल में। एंड क्यों नहीं यार, व्हाई नॉट। थोड़ा सा अपने दूसरी टीम मैनचेस्टर यूनाइटेड पर आ जाते हैं। एंड यार देखो, अभी पिछले कुछ घंटों से मैं कहूंगा कि मैनचेस्टर यूनाइटेड की जो एक टेक ओवर वाली कहानी है वो थोड़ी सी आग पकड़ रही है, मतलब बहुत ज्यादा रफ्तार पकड़ रही है। एंड तुम्हें बहुत जगह ऐसी न्यूज देखने को मिलेगी जो कि कंप्लीट, मैं तो ये नहीं कहूंगा कि होक्स है एंड कंप्लीट गलत न्यूज है, बट थोड़ी सी तुम्हें ज्यादा मोर एग्जैजरेटेड न्यूज तुम्हें देखने को मिलेगी कि भाई मतलब डील ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुकी है बिटवीन शेख अल थनथनी एंड ग्लेजर्स भाई। एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड को किसी भी समय एक्वायर कर सकती है ग्लेजर्स। तुम्हें ये चीज न्यूज पिछले कुछ घंटों में देखने को मिल रही होगी। बट इसके थोड़ी सी हम लोग डीप में घुसेंगे तो तुम्हें 2-3 चीजों का सबसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो ग्रीडीनेस ऑफ ग्लेजर्स। देखो, ग्लेजर्स का जो एक चीज मैं बोलूंगा ना, वो साले दूरदर्शी हैं, अपने फायदे के लिए वो दूरदर्शी हैं। देखो, ग्लेजर्स कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि तुरंत के फायदे के लिए वो दूर का नुकसान करा दें। ऐसे में मैनचेस्टर यूनाइटेड से उनको दूर का फायदा है, क्लोज का नुकसान है। लेकिन अगर शेख थनथनी से अगर एकमात्र पैसा ले लिया, एक मुश्त पैसा ले लिया, तो मैनचेस्टर यूनाइटेड को कंप्लीट बेचना पड़ जाएगा। एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड से उनकी जो भी जिम्मेदारियां होंगी वो सब जीरो हो जाएंगी। तो ऐसे में अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आ जाता है कि क्या ग्लेजर्स लॉन्ग टर्म अपना लॉस कराना चाहेंगे, एंड लॉन्ग टर्म जो वो पैसा बैठकर खा रहे हैं इतने समय तक, वो चांस वो मिस करना चाहेंगे शेख अल थनथनी को पूरा बेचकर। अब देखो, मैं इस चीज को बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं करता। मैं उनको, मेरे हाथ में अगर हो तो उनको अभी लात मार के भगा दूं, बट मैं उनका बता रहा हूं कि उनकी क्या पर्सपेक्टिव है इस क्लब को लेकर। अब जो दूसरा सबसे बड़ा कहानी है वो है जिम रैटक्लिफ का, कि जिम रैटक्लिफ कुछ स्टेक्स होल्ड करेंगे एंड बाकी का जो टोटल अमाउंट होगा वो ग्लेजर्स के हाथ में ही रहेगा। तो डेफिनेटली वो पहला पॉइंट को ही प्रूव करता है कि ग्लेजर्स लॉन्ग टर्म का लॉस नहीं देखेंगे। एंड ऐसे में तुम एक चीज कह सकते हो कि अगर इन केस अगर कंडीशंस हैं भी कि अगर मान लेते हैं, मान लो पर्दे के पीछे, मुझे भी नहीं पता कि पर्दे के पीछे बहुत ज्यादा क्या कहानियां चलती हैं, जो न्यूज में आएगी मैं तुम्हें वही बता सकता हूं। तो इतना तो कंफर्म है कि अभी तक न्यूज में ये चीज बिल्कुल ही टॉप फ्लाइट पे फ्लैश नहीं हो रही है कि बिल्कुल 90% कहानियां हो चुकी है, इनकम्प्लीट हो चुकी है। ये सब अभी एक टाइप की रूमर्स तरह ही चल रही है। बट इतना तो मान सकते हो कि ये डील बहुत ज्यादा मतलब आग पकड़ रही है। बट इतना तो कंफर्म है कि शेख अल थनी और भैया ग्लेजर्स दोनों के बीच में कुछ बातें तो हुई हैं पिछले कुछ घंटों में। तो इतना तो कंफर्म है कि अगर इन केस जो कि मैं सीधे से मनाना चाहूंगा कि अल थनी भैया बहुत क्लोज हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड को एक्वायर करने में कंप्लीटली, मैं कसम से बता रहा हूं, मैं पूजा रखवा दूंगा घर में। अगर ऐसा हुआ तो मैं हवन करवा दूंगा घर में, अगर कंप्लीटली ऐसा हो गया तो। बट यार इतना अभी मैं बोल सकता हूं कि ये सब अभी सिर्फ रूमर्स हैं।
असलियत क्या है वो आगे आने वाले समय में धीरे धीरे पता चलेगी। खैर यार, इसी साथ आते हैं अपने बड़े भैया के पुराने क्लब यूवेंटस पर। एंड मैं एक चीज बोलूंगा भाई कि ये क्लब हाइलाइट्स में रहना बहुत अच्छे से जानती है, बिकॉज द थिंग इज हर दूसरे दिन पर इनका कुछ ना कुछ स्कैंडल, कुछ ना कुछ ड्रामा, कुछ ना कुछ नया रचा हुआ लोचा बाहर आ ही जाता है। एंड अभी जो करेंट कहानी आई है वो है 3 ऐसे प्लेयर्स को लेकर जिनमें से 2 अभी प्रीमियर लीग में खेल रहे हैं एंड एक अभी सीरिया में खेल रहा है। 3 प्लेयर्स को लेकर बैटिंग केस सामने आई है एंड तीनों प्लेयर्स ने इटालियन नेशनल टीम को अभी लीव कर दिया है एंड इटालियन नेशनल टीम ने भी उनको एक्सक्यूज कर दिया है कि भाई जब तक आप ये केस खत्म नहीं हुआ था आप इटालियन टीम से नहीं खेल सकते हैं। इन तीनों प्लेयर्स का नाम है निकोलो फाजियोली, निकोलो ज़ानियोलो एंड सैंड्रो टोनाली। द थिंग इज तीनों ही प्लेयर्स के ऊपर अभी केस चल रही है कि उन्होंने बैटिंग में अपना साथ दिया, अपना हाथ दिया है। एंड जो सबसे मेन जो इसमें कैंडिडेट चल रहे हैं, जो सबसे मेन जिस पर सारी नजरें हैं वो है निकोलो ज़ानियोलो पर। द थिंग इज निकोलो ज़ानियोलो ने एक्चुअली जो उनकी क्लब रोमा थी, प्रीवियस क्लब रोमा, उसमें रहते हुए रोमा के अगेंस्ट बेट लगा दी थी। एंड तुम्हें ऑलरेडी पता है कि इटली में बैटिंग को एक नेक्स्ट लेवल क्राइम माना जाता है। मतलब जैसे होती है ना इंडियन पेनल कोड, वहां पे इसके लिए एक अलग से कोड है। तो ऐसे में वहां ये चीज करना कंप्लीटली इलीगल है। एंड ऐसे में ये 3 प्लेयर्स पर सारा मतलब नजर है कि भाई अगर ये इंडल्ज हुए हैं इस बैटिंग केस में तो भाई तलवार इनके गले पर बहुत जोरों से लटकी हुई है। खैर ये आगे जैसे जैसे केस बढ़ेगी इस पर डेफिनेटली हम लोग बात करते रहेंगे एंड मैं डेफिनेटली तुम्हें इसके रिगार्डिंग अपडेट्स देता रहूंगा जैसे जैसे आगे अपडेट्स नई आएंगी।